हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो कैसे हो आप लोग। तो आप लोगों के जो अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं और आप हमको मोटिवेट करते हो कि मैम और पढ़ाओ, तो हमको ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आज मैं आपको क्या कराने वाली हूँ। तो फाइनल अकाउंट के मैंने दो क्वेश्चन बड़े अपलोड किए थे, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट बोर्ड जीएससीबी की बुक से। ठीक है, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट है तो आप बुक डाउनलोड कर लीजिए नेट से, और फिर आपको ये वाला फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस हो सकता है। तो क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा और आंसर मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो आपका वन शॉट एक पूरा, मतलब एक बड़े क्वेश्चन में मैंने एक वन शॉट वीडियो बनाया है जिसमें आपको बेसिक सारी इंपॉर्टेंट चैप्टर के करते समय, आपको क्वेश्चन करते समय क्या चीजें दिमाग में रखनी है वो। मैं ये वाला चैप्टर मैंने पता है सबसे पहले क्यों उठाया, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन यही है कि सबसे ज्यादा मार्क्स कवरेज यही चैप्टर करता है और सीबीएसई में तो कहीं से भी पूछ लेते हैं। तो सीबीएसई के बच्चे तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, और स्टेट बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हो, गुजरात स्टेट बोर्ड के, तो आपके लिए तो बहुत इजी है। आपके पास बुक है, आप क्वेश्चन नंबर खोलो 10, क्वेश्चन नंबर खोलो 14, तो आपको वहां पे और फिर एक्सप्लेनेशन खोलो साथ में और करते जाओ। ठीक है, आज मैं कराऊंगी आपको वापस गुजरात स्टेट बोर्ड की बुक से क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन है जिसमें इस चैप्टर का मोटा मोटा सारा कवरेज हो जाता है, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल तीन क्वेश्चन लिए हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो जरूर देखना। पहले 10 चढ़ाया, फिर 14 मिलेगा आपको, और फिर ये 9 मिलेगा। तो 10 सबसे पहले इसलिए चढ़ाया था क्योंकि वो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था और उसमें ज्यादातर सब कवर हो रहे थे, और उसके साथ ही मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिखवाए थे, वो जरूर लिख लेना बच्चों, वो आपको हर क्वेश्चन करने में काम में आएंगे। ठीक है, तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो अभी आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। अगर पेज नंबर है आपका 195, तो लेट्स गो टू ऑन आर स्क्रीन। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ पुष्पा ट्रेडर्स एज ऑन 31/3/2015। तो आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है। अब मैंने कुछ चीजें आपको वहां पे भी समझाई थी। देखो, ट्रायल बैलेंस में जो दे रखा है वो काम हो चुका है। वापस रिवीजन करा देती हूँ फटाफट से, शॉर्ट रिवीजन। ट्रायल बैलेंस, कुछ बातें आपको याद रखनी है। ट्रायल बैलेंस में जो दे रखा है वो काम हो चुका है। दूसरी, ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट में दे रखा है वो आपको किसी भी अकाउंट में लिखना है, और कौन सी साइड में लिखना है, डेबिट साइड में ही लिखना है। और ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट साइड में दे रखा है वो आपको किसी भी अकाउंट में लिखना है, और कौन सी साइड में लिखना है, क्रेडिट साइड में ही लिखना है, दूसरी जगह मत लिखना। ठीक है, इफेक्ट चेंज नहीं करना, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, और एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होती है, 2। ट्रायल बैलेंस में जो बच जाती है आइटम उन सबकी कितनी इफेक्ट होती है, 1। तीसरी चीज, एक और चीज मैं आपको कहूंगी कि क्या बोल रही थी मैं, हाँ, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर के खर्चे, यानी अगर कोई प्रीवियस ईयर का था और कोई आने वाले साल का है तो उनको माइनस करके हटा देना है, वो बैलेंस शीट में इफेक्ट देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में इफेक्ट नहीं देंगे, यानी ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर के खर्चे आते हैं और करंट ईयर की इनकम आती है। जो पिछले साल का है या जो आने वाले साल का है वो हटा देना, और करंट ईयर का अगर कुछ चुकाना बाकी है तो भी वो आएगा। करंट ईयर का चुका दिया हो, चुकाना बाकी हो, मिल गया हो, मिलना बाकी हो, वो सभी ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहां से स्टार्ट करना है आपको, एडजस्टमेंट से हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है। तो मैंने फॉर्मेट बना रखा है, आप पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए फटाफट से, फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए आप पहले। ठीक है, चलो अब हम एक एक एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। स्टॉक एज ऑन 31 मार्च, और ये इस चैप्टर का मैं लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। ये तीनों क्वेश्चन आप ढंग से कर लोगे तो आपका चैप्टर वैसे ही रेडी हो जाएगा, क्योंकि उस इन तीन क्वेश्चन में मोटे मोटे सारे एडजस्टमेंट कवर हो चुके हैं। ठीक है, चलो स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2015 वॉज 2,02,000। कितने का स्टॉक है, 2,02,000 का, ऑफ विच 2,000 स्टॉक वॉज एडवर्टाइजमेंट गुड्स स्टॉक एंड फ्रॉम द रिमेनिंग। तो देखो इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो हम बनाते हैं इसका वर्किंग नोट। तो इधर आ जाते हैं हम, एक मिनट रुको बच्चों, ओके, एक मिनट रुको खाली। ये वाला अकाउंट जो 10th करवाया था ना मैंने, वो एक्चुअली इसके नीचे पड़ा है, तो मैं लिखूंगी कैसे, तो मेरे को इसको मूव करना पड़ेगा यहाँ से
चलो एडजस्टमेंट से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। स्टॉक ऑफ 31 मार्च 2015। तो हम इसका वर्किंग नोट कर रहे थे, तो हम वर्किंग नोट यहाँ बना लेते हैं, या हाँ यह बन जाएगा, ठीक है। तो इसको रब करते हैं और वर्किंग नोट बना लेते हैं हम। तो वर्किंग नोट, ठीक है। हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 2,02,000। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 2,02,000। और उसमें से क्या बोला? 2,000 का जो स्टॉक है आपका, वो तो क्या है? एडवर्टाइजमेंट स्टॉक है, तो वो तो अलग ही कर लो, ठीक है। अब बचा कितना? 2 लाख का बचा। अब 2 लाख का जो स्टॉक है उसके लिए क्या बोला? देखो, फ्रॉम द रिमेनिंग स्टॉक मार्केट वैल्यू ऑफ 30% स्टॉक इज 20% मोर। तो ज्यादा है, तो ज्यादा को तो वैसे भी कंसिडर नहीं करते, तो छोड़ो। एंड मार्केट वैल्यू ऑफ 30% द स्टॉक इज लेस बाय 20%। मार्केट वैल्यू ऑफ 30%, देखो मार्केट वैल्यू ऑफ 30% स्टॉक इज 20% मोर। तो 30%, अब इसके भी टुकड़े करने पड़ेंगे। तो बोला 30% स्टॉक की वैल्यू 20% से ज्यादा है, तो 30% निकालो पहले 2 लाख का। तो 2 लाख का 30% निकालो। तो हालांकि वो तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोर लेना है ना हमें, तो इसका 30% होता है 60,000। तो 60,000 की वैल्यू 20% से ज्यादा है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बोला? मार्केट वैल्यू ऑफ 30% स्टॉक, तो वही 30% स्टॉक इज लेस बाय 20%। तो इसका 30% अगेन 30%, तो वो भी कितना आएगा? 60,000। लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? लेस बाय 20%। तो 20% से लेस है ना, हाँ। तो तो 60,000 का 20% निकालो, तो 12,000 रुपए। तो उसमें से 12,000 माइनस कर देना, तो आपका आ जाएगा 48,000, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को विच एवर इज लेस लेना होता है, तो ये लेंगे। वहां पे तो प्लस होके बढ़ती वैल्यू, तो मैंने निकाला ही नहीं, तो यहाँ पे तो यही ले लेंगे 60,000। और रिमेनिंग स्टॉक के लिए भी कुछ बोला है, देखो, फॉर द रिमेनिंग स्टॉक नीड अ रिपेयर ऑफ 5,000, इसलिए मैंने अलग करा था ये। तो देखो 2 लाख में से एक 20 आ गया, तो बचा कितना? 80,000। अब 80,000 का स्टॉक, 80,000 का जब रहेगा जब मैं उस पर 5,000 रुपए रिपेयरिंग के खर्चा करूंगी। कितने खर्चा करूंगी? रिपेयरिंग के 5,000। तो आज उसकी वैल्यू कितनी है? 5,000 का खर्चा लगेगा तब वो 80,000 का होगा, तो आज उसकी वैल्यू कितनी है? 75,000। तो इसमें भी आपको विच एवर इज लेस, तो ये आपकी बुक वैल्यू है और ये आपकी मार्केट वैल्यू है। तो ये मार्केट वैल्यू ये ले ली, ये आपकी बुक वैल्यू है और ये आपकी मार्केट वैल्यू है। तो इसमें विच एवर इज लेस 48,000 आएगा, और इसमें तो ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने मार्केट वैल्यू निकाली नहीं, बुक वैल्यू ही कम थी, तो बुक वैल्यू ले लेंगे। तो आपके क्लोजिंग स्टॉक की टोटल वैल्यू हो जाएगी सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की, एडवर्टाइजमेंट स्टॉक अलग दिखाएंगे, ठीक है। तो 60,000 प्लस 48,000 प्लस 75,000, तो आपका स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 1,83,000। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा होगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा मेरा? 1,83,000। कैसे किया मैंने? इन तीनों को प्लस कर दिया, 60, 48 और 75, तो वो आपका आ जाएगा 1,80,000। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाओ। ट्रेडिंग अकाउंट में बाय साइड आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो, तो लिख लो बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1,83,000। क्लोजिंग स्टॉक की दूसरी इफेक्ट आती है बैलेंस शीट में, तो ये रही मेरी बैलेंस शीट, नीचे लिखना क्लोजिंग स्टॉक, करंट एसेट नीचे और नॉन करंट ऊपर, फिक्स एसेट ऊपर। कितना था? 1,83,000 ना, 1,83,000। और आपके पास 2,000 आपने ये वाला स्टॉक अलग किया था एडवर्टाइजमेंट स्टॉक, तो उसको भी बैलेंस शीट में लिख लो। एडवर्टाइजमेंट स्टॉक कितना था? 2,000 रुपए। अब ध्यान रखना, अभी 2,000 की एक ही इफेक्ट हुई है, तो दूसरी इफेक्ट भी दो। तो P&L अकाउंट में लिखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो आप ट्रेडिंग से पकड़ो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितने के दे रखे हैं आपको? ये रहा, कितने के दे रखे हैं? 10,000 के दे रखे हैं। तो इनर कॉलम में लिखो 10,000 और उसमें से माइनस कर दो, क्योंकि वो स्टॉक बच गया है, तो आप नेक्स्ट ईयर उसको यूज करें, तो वो नेक्स्ट ईयर का खर्चा हुआ, इस साल का नहीं। स्टॉक तो अगले साल दिखाएंगे, मैंने बोला ना ट्रेडिंग और P&L में सिर्फ इस साल के खर्चे। तो जो स्टॉक बच गया वो आप यूज कब करोगे? नेक्स्ट ईयर। तो फिर वो खर्चा भी कब का होगा? नेक्स्ट ईयर का। तो इस साल उसको माइनस करके हटा देना, कितना? 2,000 रुपीज।
ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट, माइनस अभी नहीं कर रही क्योंकि देखते हैं कुछ और आता है क्या। ये रहा, गुड्स ऑफ 7500 गिवन एज अ एडवर्टाइजमेंट। तो गुड्स आपने किस में दिए, एडवर्टाइजमेंट में दिए हैं। तो गुड्स अगर एडवर्टाइजमेंट में दिए हैं तो परचेज में से क्या हो जाएंगे, माइनस। तो ट्रेडिंग में एक ओपनिंग की जगह छोड़ के लिखना टू परचेजेस, और ट्रायल बैलेंस में से परचेजेस पकड़ो। ये रहा 3 लाख, यही क्वेश्चन है ना हमारा, हाँ 3,24,900। तो इनर कॉलम में लिखना 3,24,900। और गुड्स अगर आपने एडवर्टाइजमेंट में दिए तो परचेज में से माइनस हो जाता है। सेल्स के अलावा सारे, सेल्स के अलावा किसी और तरीके से गुड्स में कमी हो तो परचेज में से क्या कर देते हैं, माइनस। तो गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट कितने का, 7500 का। ठीक है, इसको भी यहाँ पे अभी कैलकुलेट मत करना क्योंकि परचेज रिटर्न भी हो सकता है। दूसरा, ये जो गुड्स आप एडवर्टाइजमेंट में देते हो उसकी जर्नल एंट्री होती है। देखो मैं आपको जर्नल एंट्री भी सिखा रही हूँ एक तरीके से। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, गुड्स दिए ना इसलिए परचेज क्रेडिट होगा। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट में भी प्लस हो जाएगा क्योंकि वो खर्चा किया आपने। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड कितने का, 7500। अब ये फाइनल करके बाहर जाने देना। तो 10 में से 2000 गए तो 8000 बचे, 8000 प्लस 7500 प्लस करना है 7500। तो आपका एडवर्टाइजमेंट इसका खर्चा आएगा 15500, लिख लो 15500 एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब जो जो करते जा रहे हो ना उस पर टिक लगाते जाना। ये वाला किया मैंने इधर, है ना, और इधर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया अभी। तो नेक्स्ट, ये एडजस्टमेंट हो गया, ये एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल ऑफ 10,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट परचेज। क्रेडिट सेल थी, अब ये दो इफेक्ट है, एक तो सेल थी आपने कहा रिकॉर्ड कर दिया, परचेज में। तो एक एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट। तो यहाँ पे इसमें तो कितनी है, दो एडजस्टमेंट है, तो उसकी कितनी इफेक्ट होगी, 4। तो यहाँ पे लिख लो 4 इफेक्ट, इसकी कितनी इफेक्ट होगी, 4। इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लो। तो पहले परचेज, देखो परचेज में से क्या करेंगे, माइनस। क्रेडिट सेल ऑफ 10,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड इन क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज में से, यानी परचेज में से माइनस। तो ट्रेडिंग में आ जाओ, परचेज में रॉन्गली रिकॉर्डेड, रॉन्गली रिकॉर्डेड 10,000। और सेल्स में से, सेल में प्लस करेंगे क्योंकि परचेज में रिकॉर्ड किया तो आपने सेल्स में नहीं रिकॉर्ड किया होगा। तो ऊपर से ट्रायल बैलेंस में से सेल्स पकड़ो, तो कितना है, 8,80,000। तो इनर कॉलम में लिखना 8,80,000, उसमें से प्लस कर दो अनरिकॉर्डेड, कितने का, 10,000 का। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। क्रेडिट परचेज है तो परचेज से कौन जनरेट होता है, क्रेडिटर, और सेल से कौन जनरेट होता है, डेटर्स। ये पहले भी बताया था, अगर परचेज बढ़ेगी तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। तो बैलेंस शीट में आ जाओ, क्रेडिटर्स लिखो, क्रेडिटर्स इनर कॉलम में लिखना, और उसमें प्लस कर देंगे, नहीं सॉरी, क्रेडिटर्स कम होंगे ना, क्रेडिटर्स में से माइनस किया है तो माइनस कर देंगे रॉन्गली रिकॉर्डेड। ठीक है, तो क्रेडिटर्स पकड़ो कितने के ट्रायल बैलेंस में, ये रहा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो क्रेडिट साइड में लिखा होगा जो क्रेडिटर्स होगा 1,65,000। तो इनर कॉलम में लिखना 1,65,000 और उसमें से माइनस कर देना 10,000 क्योंकि परचेज आपने कम करी है। देखो अगर परचेज कम करी है तो क्रेडिटर्स भी कम, सेल्स बढ़ाई है तो डेटर्स भी बढ़ाएंगे। अब डेटर्स पकड़ लो इधर से, डेटर्स, क्रेडिटर के साथ डेटर्स भी लिखा था ट्रायल बैलेंस में 2,20,000। तो इनर कॉलम में लिखना 2 लाख। डेटर जनरेट ही किससे होते हैं, क्रेडिट सेल से ही तो जनरेट होते हैं। तो प्लस कर दो अनरिकॉर्डेड 10,000। समझ में आ गया। तो देखो मैंने 10,000 की 4 इफेक्ट दी, एक 2 ईयरी और 2 परचेज सेल में। ठीक है, तो परचेज में किया तो क्रेडिटर्स में करना पड़ेगा, सेल्स में किया तो डेटर्स में करना पड़ेगा। ओके, 4 इफेक्ट हो गई। चलो नेक्स्ट, राइट ऑफ, ये हो गया, राइट ऑफ 30,000 एज अ बैड डेट फ्रॉम डेटर एंड प्रोवाइड 10% बैड डेट रिजर्व। मैंने आपको पहले भी सिखाया कि बैड डेट का पहले एडजस्टमेंट आपको कहां करना है, बैलेंस शीट में करना है। ये आप 12th में आ जाते हो पर आपको बैड डेट का ये समझ में नहीं आता, तो याद कर लो बच्चों, सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट के इफेक्ट सीधे बैलेंस शीट में। तो डेटर्स आपने लिखा है 30,000, उसमें से माइनस कर दो
तो माइनस कर दो बैड डेट। रुको एक मिनट, पहले इसको प्लस कर लो। तो इसको प्लस कर लो तो आगे आपका 2,30,000। अब उसमें से माइनस कर दो बीडी बैड डेट। किसके हैं ये? एडजस्टमेंट के। एडजस्टमेंट की इफेक्ट यहाँ पे होगी। तो कितना था वो? 30,000 था ना? हाँ 30,000 नहीं था। तो आपका बचेगा, अभी भी इनर कॉलम में लिखना 2 लाख। अब 2 लाख पे आप रिजर्व बनाना माइनस बीडीआर बैड डेट रिजर्व। किसका? एडजस्टमेंट का। कितना परसेंट बीडीआर बोला है आपको? देखो 10%। तो 2 लाख का 10% आएगा। 10% के लिए लास्ट के एक जीरो कम कर देते हैं तो 20,000। ठीक है, तो फाइनल अमाउंट बाहर लिख लेना 1,80,000। 1,80,000। अब करना कहां पर? पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल में आ जाओ। पीएनएल में यूज करेंगे कौन सा वर्ड? लिखो फटाफट कमेंट में, कौन सा वर्ड? टाट। कमेंट में लिखो टाट का मतलब क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले छोटे लोग लाइन में आगे, मेरे साथ बोलते जाओ, छोटे लोग लाइन में आगे। और टी सबसे पहले आता है टी, ट्रायल बैलेंस। तो देखो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दे रखा है क्या? यस दे रखा है। जो डेबिट साइड में होगा वो बैड डेट होगा और जो क्रेडिट साइड में होगा वो बैड डेट रिजर्व होगा। तो आपका बैड डेट है 33,000 के। तो इनर कॉलम में लिखो 33,000, फिर ऊपर के 3 प्लस, लास्ट का माइनस, छोटे लोग लाइन में आगे। टू बैड डेट, मैंने पहले भी बोला था बीच वाले दोनों आइटम आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे जो आपने अभी लिखे थे। तो वो है 30,000 के। फिर प्लस कर देंगे बीडीआर टू बीडीआर, ये भी एडजस्टमेंट का। तो एडजस्टमेंट का बीडीआर हमारा आ रहा है कितने का? 20,000 का। और लास्ट वाला माइनस, लास्ट है टू बीडीआर किसका? टी, ट्रायल बैलेंस का। तो ट्रायल बैलेंस का बीडीआर कितना है देखो 49,500। तो 49,500। तो ऊपर वाले 3 प्लस करना और लास्ट वाला माइनस करना। तो 33,000 प्लस 50 कर दो एक साथ, प्लस 50,000 माइनस 49,500। तो आएगा आपका 33,500। तो लिख लो 33,500। अब मैं आपको लॉजिक फिर इस पे समझा देती हूँ क्योंकि तीसरी बार मैं आपको समझा रही हूँ और ये पहले ही बोल रही हूँ इस चैप्टर का मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में लिखना कि मैम ये वाले क्वेश्चन और करवा दो, तो मैं करवा दूंगी। लेकिन मैं इस चैप्टर का मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन में आपको चैप्टर समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो क्या बोल रहे थे आप? हाँ मैं आपको ये समझाती हूँ। देखो रफ में यहाँ पे सिखाती हूँ, रफ फिर मिटा दूंगी। ठीक है, लॉजिक सिखाती हूँ टाट का, हर क्वेश्चन में सिखाया, दोबारा सीख लो। देखो आपने कहा नुकसान कितने का हुआ? नुकसान, दोनों नुकसान पकड़ लो जो ट्रायल बैलेंस में दे रखे हो जो पीछे। तो 33,000 का नुकसान है और एक 30,000 का नुकसान है, बैड डेट। ये दोनों बैड डेट है। क्या है ये? बैड डेट। तो टोटल कितने हो गए? 63,000 का। अब बैड डेट रिजर्व यानी गुल्लक बनाई थी, गुल्लक में पैसे पड़े थे, वो गुल्लक आपने बना रखी थी ट्रायल बैलेंस में जो दे रखा है वो काम हो चुका है। तो पहले से हमारे पास गुल्लक में पड़े थे 49,500। नुकसान तो हुआ 63,000 का, 63,000 का, पर आपके पास पैसे कितने पड़े हैं? 49,500 गुल्लक में। तो 63,000 में से आप 49,500 तो भर दो, तो बचा कितना? 13,500। अब 13,500 कहां से लाओगे? पीएनएल अकाउंट से लाओगे। सारे लॉसेस पीएनएल अकाउंट, तो ये लॉस बच गया ना आपका। ये लॉस कहां से लाओगे? पीएनएल अकाउंट से। अब ये लॉस तो बच ही गया, सुनो ध्यान से, ये लॉस तो बच गया, ऊपर से आपकी गुल्लक खाली हो गई है। तो गुल्लक में मुझे आने वाले टाइम के लिए भी पैसे चाहिए, और वो कितने चाहिए? 20,000 रुपए गुल्लक में आने वाले टाइम के लिए चाहिए। तो टोटल गुल्लक में कितने पैसे होने चाहिए अभी? तो गुल्लक में टोटल पैसे होने चाहिए 33,500। कहां से लाऊंगी बताओ? कंपनी है ना ये, तो पीएनएल अकाउंट से, प्रॉफिट में से तो निकालेगी। आपकी मम्मी गुल्लक में पैसे कहां से डालती है? जो आपके पापा इनकम लाके देते, कहीं चोरी करने डकैती करने थोड़ी जाते हैं। कहां से? मैं कहां से लाऊंगी मेरा पैसा? जो बिजनेस कर रही हूं उसके प्रॉफिट में से। तो 33,500 देखो ये रहा। ठीक है, ये कहां से निकालूंगी? पीएनएल अकाउंट से। पीएनएल अकाउंट ही तो है, उसको खर्चा मान के पीएनएल अकाउंट में दिखा दो। मेरे इनकम कहां से लाएंगे पैसे? मैं अगर घर में कुछ दाल के डब्बे में, चीनी के डब्बे में छुपा के रखती हूँ, सर को मत बताना, छुपा के रखती हूँ थोड़ा, है ना। अगर छुपा के रखती हूँ तो वो मैं कहां से लाऊंगी? जो सर इनकम देते हैं उसमें से। क्यों छुपा के रखती हूँ? कि कभी फ्यूचर में इमरजेंसी आ जाए तो वो उस खर्चे में, उस पैसे में से हम अपना खर्चा चला सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी भी ऐसे काम करती है। तो ये इसका रीजन है, मतलब लॉजिक है टाट के पीछे। ओके, आपको किसी ने सिखाया नहीं होगा आज तक, नहीं सिखाया ना, सिर्फ ऐसे बोल दिया टाट।
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया था, मैंने इसलिए टिक लगाया था। चलो नेक्स्ट। ओके, बैड डेब्ट वाला समझ में आ गया। एडजस्टमेंट के इफेक्ट डायरेक्ट बैलेंस शीट में करना, फिर इधर टाट करना, बीच वाले दोनों आइटम बैलेंस शीट से उठाना। टी टी ट्रायल बैलेंस आएगा, ए ए बैलेंस शीट से उठा लेना। ठीक है, चलो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ऊपर से कैपिटल पकड़ लो पहले। कैपिटल क्रेडिट में मिलेगा 3,30,000, तो बैलेंस शीट में लिखो टू कैपिटल, टू नहीं लिखते बैलेंस शीट में, सॉरी, लिखो कैपिटल 3,30,000 और उसमें प्लस कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10%, तो 33,000 आ जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए खर्चा होता है, तो टू साइड में लिख लो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 33,000। ठीक है, 3,30,000 था ना। ओके, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट। 6% ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग भी पकड़ लो। तो ड्राइंग कैपिटल में से ड्राइंग भी माइनस होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस होता है। तो पहले मैं ड्राइंग लिख देती हूँ। ड्राइंग कितने का है मेरा? ये भी हो गया 26,400, तो मैं इनर कॉलम में लिखती हूँ 26,400 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस होगा। देखो गाय जैसा बछड़ा वैसा का वैसा, तो कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होगा और ड्राइंग माइनस होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस। तो मैं हम बच्चों को क्लास में ऐसे सिखाते हैं कि जैसा गाय वैसा उसका बछड़ा, है ना, जैसी गाय होती है वैसे ही तो उसका बछड़ा होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, कितना परसेंट बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए? मैंने परसेंटेज नहीं पढ़ा। 6%, तो निकालो 26,400 का 6% निकालो, तो 1584, 1584, 1584। और कंपनी के लिए पहले बात तो ड्राइंग क्या होता है? जो ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालता है उसको क्या बोलते हो? ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का पैसा लेके जा रहे हो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनर चुकाएगा किसको? कंपनी को। कौन सा वो है? बिजनेस, सेपरेट बिजनेस एंटिटी है ना, तो कंपनी के लिए बिजनेस के लिए इनकम होगा। तो बाय एक जगह छोड़ना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक मिनट रुको, 1584, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए क्या है? इनकम है। नेक्स्ट। एक मिनट रुको खाली, चलो नेक्स्ट, ये हो गया। नेक्स्ट, अच्छा ये तो दोनों इफेक्ट हो बताए। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 10% ऑन फिक्स्ड एसेट एट पर स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन से मेथड लगाना है? स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी? 6 लाख रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस पे लगता है स्ट्रेट लाइन। डेप्रिसिएशन का चैप्टर आता है ना, तो स्ट्रेट लाइन जो होता है वो किस पे लगता है? मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है एसएलएम, वो किस पे लगता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस दे दी आपको सीधी 6 लाख। 6 लाख का कितना परसेंट? 10%। तो आप आ जाओ P&L अकाउंट में और लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट, पहले फिक्स्ड एसेट देखो तो सर ये कितना परसेंट है? 10%, और फिक्स्ड एसेट है 6 लाख, तो ये आ जाएगा 60,000। बैलेंस शीट में आ जाओ तो ऊपर लिखो फिक्स्ड एसेट, इनर कॉलम में लिखना 6 लाख और उसमें से माइनस कर देना डेप्रिसिएशन 60,000। 10% था ना, ठीक है। और फाइनल अमाउंट बाहर जाने देना, तो कितना बचा? 5,40,000। एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस थोड़ी लिखनी है, कॉस्ट प्राइस पे तो डेप्रिसिएशन लगाया था। ये तो यहाँ पे तो वैल्यू तो अलग है ना, 4,80,000, सॉरी। तो बैलेंस शीट में आ जाओ, कहाँ गया? हाँ ये रहा, 4,80,000 था, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मत लिख देना, कॉस्ट प्राइस तो पहले होगी, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस यूज करनी है, पर यहाँ पे तो वैल्यू लिखनी है ना, तो आ जाएगा 4,20,000। 4,20,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बचा? बस खत्म। कुछ और फिक्स्ड एसेट थोड़ी है, नहीं कुछ नहीं है। अब जो जो इफेक्ट बचे उन सब की कितनी इफेक्ट देनी है? एक इफेक्ट देनी है। तो चलो पकड़ लेते हैं एक। ड्राइंग कैपिटल हो गया था, परचेज सेल हो गया, सेल लिख दी थी आपने, सेल्स भी लिख दी है, ओके।
नेक्स्ट रिटर्न्स, तो देखो जो डेबिट में लिखा रखा होगा वो सेल्स रिटर्न होगा, तो इसमें से माइनस कर दो सेल्स रिटर्न 88,000, इसलिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, और इसमें से माइनस कर दो परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न की वैल्यू है मेरी 22,000, जो क्रेडिट में लिखा होगा परचेज रिटर्न है। ठीक है, अब आप फाइनल अमाउंट बाहर जाने दो क्योंकि अब कुछ नहीं आएगा, बस रिटर्न ही बाकी था 3,24,900, फिर उसमें से माइनस करो 7,500, माइनस करो 10,000 और माइनस करो 22,000, सब माइनस करना है, तो आपकी वैल्यू आएगी परचेज की आपकी वैल्यू आएगी 2,85,400, लिख लो, सब माइनस करना है 2,85,400। ठीक है, उधर भी कर दो, तो पहले 8,80,000 में प्लस कर दो 10,000, तो सीधे पता चल गया 8,90,000। अब 8,90,000 में से माइनस कर दो 88,000 सेल्स रिटर्न का, तो आपका आएगा 8,02,000, 8,02,000। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो अब ये ध्यान से देखना, प्रोविडेंट फंड एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इसी में बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, और इसी के कारण मैंने ये वाला क्वेश्चन उठाया। ठीक है, चलो प्रोविडेंट फंड होता क्या है, तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जो एम्प्लॉइज कंपनी में काम करते हैं, तो बोलते हैं रिटायरमेंट के बाद क्या, रिटायरमेंट के बाद खर्चा कौन चलाएगा, हम आपके यहाँ ऑनेस्टी से काम करें, एम्प्लॉइज के बिना कंपनी चल सकती है, नहीं, तो क्या बोलते हैं, एक काम करो, जब तक तुम हमारे यहाँ काम कर रहे हो तो अपनी सैलरी में से थोड़ा हिस्सा अलग से एक अकाउंट में डाल दो, उस अकाउंट का नाम दिया है प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ अकाउंट, और जब आप रिटायर होगे तब हम आपको उतना पैसा दे देंगे। तो आप बोलोगे मैम उसका फायदा क्या, फिर हम अपनी सैलरी में से डाल रहे, तो अरे बच्चा सिर्फ अपनी सैलरी में से नहीं डालते, जैसे मैं अपनी सैलरी में से मान लो 1,000 रुपए डाल रही हूँ हर महीने के, तो एम्प्लॉयर भी उतने पैसे डालता है हर महीने, तो 1,000 रुपए मैं मेरे जमा कर रही हूँ और 1,000 रुपए एम्प्लॉयर डालेगा, तो हर महीने मेरे अकाउंट में कितने पैसे जाएंगे, 2,000 रुपए, और उस पर इंटरेस्ट रेट भी सबसे ज्यादा होता है, पता है आपको 12%, और टैक्स फ्री और है। तो आपको जब आप रिटायर होगे तो आपको हर महीने का जो 2,000 रुपए इकट्ठा हो रहा था विद इंटरेस्ट आपको मिलेगा, और ऊपर से वो एग्जेम्प्ट होता है, तो वो इनकम एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो वो आपके फ्यूचर के लिए वो सेव करते हैं। ये पीएफ होता है, एम्प्लॉइज को दिया जाता है। अब देखो ध्यान से, जो पीएफ है तो वो होगा आपका ये जो क्रेडिट में वैल्यू है, यानी जो पीएफ है वो आपके इंप्लॉइज का आपके बिजनेस में पड़ा होगा पैसा, यानी कोई रिटायर होगा उसका पीएफ अकाउंट में पैसा पड़ा है, यानी अभी चुकाना बाकी है, तो 1,10,000 आएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखो पीएफ प्रोविडेंट, सॉरी चलो मैं प्रोविडेंट फंड, कितने का है प्रोविडेंट फंड, 1,10,000 रुपए, प्रोविडेंट 1,10,000 रुपए। ठीक है, इनर कॉलम में लिखना, अभी एडजस्टमेंट बाकी सिखाऊंगी। और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड जो है वो आप दे रहे हो ना, मैंने बोला ना 1,000 मैं दूंगी, 1,000 मेरा एम्प्लॉयर देगा, तो ये बिजनेस ही तो है, तो बिजनेस अपने एम्प्लॉय को पैसा देगा, तो जो बिजनेस अपने एम्प्लॉय को पैसा देगा वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो यहाँ वो कंट्रीब्यूशन होता है उनका, तो टू कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ वो कितना है आपका 11,000 रुपए, कितना है 11,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अब देखो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, पहले ये प्रोविडेंट फंड जो होता था ना वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता था, इसलिए लोग भागते थे गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ, लेकिन अब उन्होंने ऐसा नहीं किया, अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाले भी ये बेनिफिट एम्प्लॉइज को देते हैं, तो यानी आप अब तो पोस्ट ऑफिस में कोई भी पीएफ अकाउंट खुलवा सकता है, तो अगर कंपनी ने किसी बैंक में पीएफ अकाउंट खुलवा रखा है तो वो आपका क्या हो जाता, बन जाता है अब इन्वेस्टमेंट बन जाता है, तो आप उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख सकते हो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वो एसेट है आपकी कितने का 1,10,000, तो आउटर कॉलम में लिखना 1,10,000। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब नेक्स्ट है
इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, अभी मैंने क्या बोला, इंप्लॉय का जो पैसा इकट्ठा हो रहा होता है उस पे इंटरेस्ट भी उसको मिलता है, तो इंटरेस्ट भी अगर उसको मिलता है तो वो क्या होगा उसका लिए, मतलब वो भी उसको प्रोविडेंट फंड के साथ चुकाना पड़ेगा, और अगर वो भी उसको प्रोविडेंट फंड के साथ चुकाना पड़ेगा तो वो भी आपकी क्या है, लायबिलिटी है, तो वो यहाँ पे आएगा। और देखो क्रेडिट साइड में लिखा था, मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेबिट में दे रखा है वो डेबिट में, और जो क्रेडिट में दे रखा है वो क्रेडिट में। समझ में आया? चलो, इंटरेस्ट ऑन पीएफ, कितना इंटरेस्ट ऑन पीएफ आपका 8800, इन दोनों को प्लस करके अब बाहर लिख दो, इसलिए हमने अंदर लिखा था 1,10,000 प्लस 8800, सो आपकी टोटल वैल्यू आ गई 11,88,00। ओके, अंडरस्टूड? तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो पीछे जाके वापस देखो, समझ में आएगा, ठीक है? चलो, डेटर्स क्रेडिटर हो चुके थे। डिस्काउंट, अब जो डेबिट साइड में होगा वो एक्सपेंस होगा, इसलिए यहां पे लिख दो टू डिस्काउंट अलाउड, ये अलाउड है, कितने का है, 50, 50, 600, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट में लिख दो, तो वो आपका 15,400, तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 15,400, ठीक है, अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट, ये हो गया, बैड डेट वाला हो गया था हमारा। बिल्स, जो बिल्स डेबिट साइड में होंगे वो बिल रिसीवेबल, यानी उन बिल्स के अगेंस्ट में पैसा मिलेगा, और जो क्रेडिट साइड में होंगे वो बिल्स पेबल, तो उन बिल्स के सामने पैसा देना है। तो बैलेंस शीट में आ जाओ, यहां पे लिखो बिल्स पेबल, और इधर लिखो बिल्स रिसीवेबल, ठीक है? तो देखो बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल कितना है, 16,500 और 27,500, तो डेबिट साइड में 16,500 और क्रेडिट साइड में 27,500, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ये 1/4 का स्टॉक है, तो ये कौन सा स्टॉक है, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, कमेंट में लिखो, ओपनिंग स्टॉक। आप ये जो बीच बीच में मैसेज करते हो ना, इससे मेरे को पता चलता है कि आप जुड़े हुए हो मेरे साथ, ठीक है? तो आप बीच बीच में मैसेज किया करो, मेरे को अच्छा लगता है कि आप इसका मतलब लगता है कि आप जुड़े हुए हो, आप कर रहे हो जैसा मैं करा रही हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ी था। चलो, 88,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दो, बाहर ही लिख दो सीधे 88,000, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक हो गया। डैमरेज, मैंने क्या बोला था, सारे अजीब अजीब नाम ट्रेडिंग में, तो यहां पे लिखो टू डेमोरेज। डेमोरेज कितने का है आपका, 3,300, चलो नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड, बोलो कैरेज इनवर्ड कहां पे आता है, सही तो कर रही हूँ ना मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, डेमोरेज 3,300 ही लिखा ना अपन ने, हाँ ठीक है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में ही आता है, कितने का, 21,000 का, लिखो टू कैरेज इनवर्ड। बोला था रॉ मटेरियल को मंगवाने का जो खर्चा होता है ट्रांसपोर्ट का, वो आता है, वो होता है कैरेज इनवर्ड, तो लिखो टू कैरेज इनवर्ड, कितने का है, 33,000, 33 थोड़ी 21 है, क्या बोलते हो, 21, ठीक है? चलो नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड हो गया, डैमेज। ट्रेड एक्सपेंस, अब नाम ट्रेड है पर आता ट्रेडिंग में नहीं है, ट्रेड एक्सपेंस होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेड मतलब होता है खरीदने बेचने का बिजनेस, तो जो खरीदने बेचने के खर्चे होते हैं यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो वो पी एंड एल में आते हैं। अब नाम ट्रेड है पर आएगा काय में, पी एंड एल में, याद रखना नाम के उल्टा है ये। ट्रेड एक्सपेंस कितने का है, 1 लाख रुपीस का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होते हैं। कैश बैलेंस बैलेंस शीट में लिख लो, बैंक बैलेंस भी बैलेंस शीट में लिख लो, 35,100 और 10,000, तो यहां पे लिख देती हूं मैं कैश, कैश कितना था 10, और बैंक लिख लो 35,100।
आप बोलो मैम ये सीक्वेंस बदल सकते हैं क्या? बदल सकते हैं, बस करंट नीचे रखना, फिक्स्ड ऊपर रखना, लायबिलिटी में करंट लायबिलिटीज नीचे लिखना और कैपिटल वगैरह ऊपर लिखना। बाकी आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। ये हो गया, ये हो गया। फिक्स एसेट हो गया था हमारा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया था। अदर इनकम 19,600 पीएनएल अकाउंट में आती है, सेल्स के अलावा सारी इनकम। तो ऊपर की जगह छोड़ी है मैंने, यहाँ पे लिख लो अदर इनकम 19,600। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप ट्रेडिंग अकाउंट मैच करो फटाफट और देखो कितना पैसा कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो क्रेडिट साइड प्लस करो, तो 8,02,000 प्लस 18 1,83,000 माइनस 18 नहीं है, 1,83,000 है, माइनस 88,000, ये 88 है। ठीक है, ध्यान रखना 88,000 माइनस 285,400 माइनस 3,300 माइनस 21,000। सो यू विल गेट 587,300। तो यहां पे आपका जीपी आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट 587,300 और टोटल कर देना इधर और इधर। तो टोटल आ रहा था आपका, जब मैंने पहले किया था तभी लिख लिया था 9,85,000, दिमाग में रखने का 9,85,000। ठीक है, अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, यहां मैंने जगह छोड़ी थी बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा इधर डेबिट साइड में भी जगह छोड़े करो, लॉस आए तो डेबिट साइड में आएगा, प्रॉफिट आए तो क्रेडिट साइड में, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कितने का है ग्रॉस प्रॉफिट? 587,300। अब प्लस करो, 587,300 प्लस 1584 प्लस 15,400 प्लस 19,600, तो आपका टोटल आ रहा है 623,884। तो पहले टोटल लिख देती हूं मैं, लॉस आएगा तो फिर हटा दूंगी। 623,884, वैसे लॉस आना नहीं चाहिए, इतनी बड़ी अमाउंट है नहीं कुछ। 3,884। ठीक है, अब उसमें से डेबिट वाली आइटम सब माइनस कर लो, तो माइनस करो, माइनस 15,500 माइनस 33,500 माइनस 33,000 माइनस 60,000 माइनस 11,000 माइनस 50,600 माइनस 1 लाख। सो यू विल गेट 3,20,284 नेट प्रॉफिट। तो यहां पे लिख दो टू नेट प्रॉफिट 3,20,284। नेट प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस कर देना, तो प्लस कर दो नेट प्रॉफिट 3,20,284। ठीक है, अब देखो 3,20,284 आपके कैलसी में वैल्यू है, पहले उसमें कैपिटल प्लस कर लो, प्लस 3,30,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस कर लो 33,000। अब माइनस कर दो ड्राइंग 26,400 माइनस 1584, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर दो, तो आपके कैपिटल की वैल्यू आएगी 655,300। लिखो 655,300। टेढ़ा इसलिए लिख रही हूँ, मेरे पास जगह कम है, आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बैलेंस शीट आप मैच कर दो, तो आपका डेबिट और क्रेडिट साइड क्या हो जाना चाहिए? मैच हो जाना चाहिए। तो यहाँ तो दो ही वैल्यू है, खाली प्लस कर दो। नहीं रुको, क्रेडिटर्स लिख लिया क्या मैंने? क्रेडिटर्स लिखना बाकी है, देखो यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं करी थी, इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,55,000। डेटर्स तो कर दिए थे ना, डेटर्स तो कर दिए थे, बाकी सब कर दिया मैंने। ठीक है, चलो तो इसमें प्लस करो 155,000 प्लस 118800 प्लस 27500, तो आपका आएगा 956,600 9,56,600। अब इस साइड का भी देख लो आ रहा है क्या? 4,20,000 प्लस 1,10,000 प्लस 35,100 प्लस 10,000 प्लस 16,500 प्लस 1,83,000 प्लस इसको 1,82 कर दूं, 1,80 इधर है, 2 इधर है, तो 1,82,000।
सो यू सेम आंसर आ रहा है, लिख लो 956,600, 9,56,600। बोलो कोई दिक्कत? इजी है ना एकदम। देखो अगर आपको ये चैप्टर टफ लग रहा है तो मैंने 3 क्वेश्चन कराए, पर मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप वो तीनों क्वेश्चन मेरे साथ कर लेंगे 3 घंटे और चैप्टर खत्म। तीनों क्वेश्चन मेरे को ध्यान से सुन लेंगे, शायद एक 45 मिनट्स का होगा, एक कुछ 50 मिनट्स का होगा, और ये वाला तो 40 मिनट्स का ही है। ये तीनों क्वेश्चन आप मेरे साथ कर लेंगे ना, डेफिनेटली आपका ये चैप्टर जिसमें आप बहुत दिन लगाते हो, महीने लगाते हो, वो 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। और आप ही मत देखना, अपने साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलना, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट ले लो पहले खुद के लिए, लो फटाफट, डन, ये भी लो, डन, और बैलेंस शीट भी ले लो, ये वर्किंग नोट, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। बच्चों एक और बात बतानी है कि हमारा जो YouTube चैनल है जिसमें मैं आपको 11th के वीडियोस दे रही हूँ, उसी पे 12th का भी हमने पूरा गाला सॉल्यूशन डाला है। तो अगर आपके दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार कोई भी 12th में है और गाला के सॉल्यूशन से परेशान है, क्योंकि वो तो मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, तो आप आप उनको हमारे चैनल का नाम बता दो और उनको बोल दो यहाँ पे जाके ढूंढ ले। और आपके लिए अभी वीडियो बनाने चालू किए हैं, तो आपको लेटेस्ट और नया सब मिलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।